चलिए आज देखते हैं हम लोग अम्ल, क्षार और लवण का कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड न्यू वीडियोस मिलते रहें और लास्ट में लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। देखिए एग्जाम में जो है अब 50% जो है ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया है ये बात आप लोग भली भांति जानते हैं कि जब तक आप सही सही ऑब्जेक्टिव में टिक लगा करके नहीं आइएगा तब तक आप लोग को मार्क्स नहीं मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव में एक मार्क्स भी नहीं करता, अगर आप सही टिक लगा दिए तो आपको फुल में फुल मिलता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, आप सही सही टिक लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर जो वीडियो रिलीज होगा एग्जाम से रिलेटेड वो आप लोग को नहीं मिल पाएगा। अगर चाहते हैं कि आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड न्यू वीडियोस मिलते रहें तो फिर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करके जाइए। देखिए हाँ, आप लोग को एक जानकारी और दे दूं, ये पार्ट 2 है। अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये पार्ट 2 है। अम्ल, क्षार, लवण का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। देखिए एक वीडियो में पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है, हम लोग को 4-5 वीडियो बनाना पड़ता है आप लोग के लिए, क्योंकि अगर एक वीडियो में 20 से 25 क्वेश्चन रहता है, 20 से 25 क्वेश्चन में आप लोग का पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है। कम से कम सिलेबस कवर करने के लिए, पूरा चैप्टर कवर करने के लिए लगभग समझिए ना कि 100 क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो 100 क्वेश्चन एक वीडियो में डालना संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग अलग अलग वीडियो बनाते हैं। तो जो चैनल पर नए हैं वह जो है पार्ट 1 इसका जा करके देखिए, उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है और जो पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में वही डिस्कस किया गया है और काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है वह सब क्वेश्चन जो उस वीडियो में बताया गया। ये पार्ट 2 है, इसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 भी अपलोड होगा, तो आप लोग इसको देखिए और उसको भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़िएगा तभी ना आप सही सही टिक लगाइएगा। अब आधा अधूरा पढ़िएगा, 10 क्वेश्चन पढ़िएगा तो थोड़ी टकरा जाएगा, नहीं टकराएगा। आपको पूरा पढ़ना होगा, पूरा पढ़ने के लिए सारा वीडियो देखना पड़ेगा आपको, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सब देखना पड़ेगा आपको, तब आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? देखिए सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट अरे धोने वाला सोडा होता है, धोने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है ना, उसी को हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ये रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। और उसमें मिथाइल ऑरेंज लिक्विड होता है, लिक्विड द्रव अवस्था में होता है, वह मार्केट में मिलता है बॉटल में। मिथाइल ऑरेंज जो है आप डाल दीजिए किसमें? सोडियम कार्बोनेट में, तो उसका रंग जो हो जाता है पीला, लाल, हरा, नीला, पीला हो जाता है, पीला हो जाता है। टिक लगा लीजिए। जैसे ही आप सर्फ एक्सल तो आप लोग जानते ही होंगे, सर्फ एक्सल घर में जो कपड़ा धोने वाला सोडा का यूज किया जाता है कपड़ा धोने के लिए, वो सर्फ एक्सल या सर्फ मिल जाता है और उसमें मिथाइल ऑरेंज डालिएगा तो पहले तो आपको व्हाइट कलर का दिखेगा और जैसे ही उसमें डालिएगा मिथाइल ऑरेंज तो वह पीला दिखने लगेगा, पीला। तो पीला में टिक लगा लीजिए। लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है। देखिए लिटमस का जो विलियन होता है वह बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? देखिए लिटमस विलियन जो होता है ना, लिटमस, वो हम लोग को वृक्ष से मिलता है, वृक्ष से, पेड़ से मिलता है, ट्री से मिलता है, ट्री से। तो किस ट्री से मिलता है? लाइकेन से, लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से, पेटूनिया फूल से। देखिए लाइकेन से हम लोग को लिटमस पेपर मिलता है, लिटमस पेपर लाइकेन से मिलता है। देखिए जब तक आप लोग अच्छे से स्टडी नहीं करिएगा तब तक आप लोग सही सही टिक लगा नहीं पाइएगा, क्योंकि हमेशा जो है ऑप्शन में कंफ्यूज करने वाला दिया जाता है, आपको बहुत सारा कंफ्यूजन रहेगा। इसीलिए आप सही सही टिक लगाने के लिए आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी क्वेश्चन है उसको कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है और आने वाले समय में भी
पूछा जाएगा। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। देखिए कोलाइडी विलयन किसको कहते हैं? कोलाइडी विलयन जैसे कि दूध है, दूध कोलाइडी है। दूध में जैसे दूध को ग्लास में ले लीजिए, शीशा ग्लास में, और टॉर्च जलाइए उस ग्लास पर, तो लाइट क्या हो जाता है? स्कैटर्ड हो जाता है, फैल जाता है लाइट। और लाइट जो फैल जाता है तो वह प्रभाव क्या कहलाता है? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, क्विंटल प्रभाव। देखिए जो प्रकाश का प्रकीर्णन जो देखने को मिलता है कोलाइडी विलयन में, वह प्रभाव कहलाता है टिंडल प्रभाव। याद रखिएगा, टिंडल प्रभाव। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, देखिए शुद्ध जल उदासीन होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि अम्ल क्षार लवण, अम्ल का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है और क्षार का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है, उदासीन का 7 होता है। तो शुद्ध जल जो होते हैं ना वो उदासीन होते हैं, उदासीन, और इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। अगर 7 से कम है तो वह अम्ल है। अगर कोई भी यौगिक का पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो वह अम्ल है। अगर किसी भी यौगिक का पीएच वैल्यू 7 से अधिक है, किसी भी विलयन का पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो वह अम्ल है। किसी भी विलयन का अगर पीएच वैल्यू 7 से अधिक है तो क्षार है। अगर 7 है तो वह विलयन उदासीन है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल। याद रखिएगा निम्नलिखित विलयनों में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? अम्लीय, देखिए अब सबसे अधिक अम्लीय पीएच वैल्यू सबसे कम जिसका होगा वह सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। पीएच वैल्यू जिसका सबसे कम होगा वह सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो देख लीजिए 1, 5, 8, 10, 1 पीएच वैल्यू सबसे कम 1 है, इसीलिए सबसे ज्यादा अम्लीय ये होगा। जिस विलयन का पीएच वैल्यू 1 होगा वह सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, और जिसका पीएच वैल्यू 6 होगा, क्योंकि अम्लीय विलयन का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है तो 6 होगा। मान लेते हैं कि 6 होगा। अगर किसी विलयन का पीएच वैल्यू 6 है तो वह दुर्बल अम्ल है, दुर्बल। तो प्रबल अम्ल किसको कहेंगे? प्रबल अम्ल, जिसका पीएच वैल्यू 1 होगा, मतलब सबसे अधिक अम्लीय होगा। हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? क्योंकि हमारा शरीर का भी पीएच वैल्यू होता है। अगर पीएच वैल्यू कम हो जाएगा ना तो हमारा बॉडी वर्क नहीं करेगा। हमारे बॉडी का भी पीएच वैल्यू होता है 2 से 3, 5 to 7, 7.0 to 7.8, 9.0 to 9.5। देखिए हमारे शरीर का जो पीएच वैल्यू होता है ना वह 7 से 7.8 के बीच में होता है। 7 to 7.8 हमारा पीएच वैल्यू 7 से 7.8 के बीच में होना चाहिए, तभी हमारा बॉडी वर्क करेगा। अदरवाइज पीएच वैल्यू कम होने या फिर पीएच वैल्यू ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम हो सकता है। पीएच वैल्यू कम होने से बहुत सारी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से पीएच वैल्यू हमारे शरीर का क्या होना चाहिए? रहना चाहिए 7 से 7.8 तक। PbOH किस प्रकार का लवण है? देखिए लवण है, पता करना है कि अम्लीय लवण, सामान्य लवण, क्षारकीय लवण और मिश्रित लवण। देखिए लवण भी जो होते हैं ना बहुत सारे टाइप के होते हैं। जो प्रबल अम्ल से बनते हैं वह लवण क्या कहलाते हैं? अम्लीय लवण कहलाते हैं। और जो प्रबल क्षार से बनते हैं तो वह लवण क्या कहलाते हैं? क्षारीय लवण। तो ये PbOH किस प्रकार का लवण है? क्षारकीय लवण है, क्षारकीय लवण। अम्लीय लवण, सामान्य लवण, क्षारकीय लवण, मिश्रित लवण, क्षारकीय लवण है। ये जो होता है प्रबल क्षार से बनता है। प्रबल क्षार से दो टाइप के क्षार होते हैं, अम्लीय, ये प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार से ये बनते हैं PbOH। तो ये क्षारकीय लवण है। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के पीएच का मान होगा। देखिए वर्षा का पीएच वैल्यू अगर 5.6 से कम है, 5.6 से कम है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाएगा। अम्लीय वर्षा, देखिए अम्लीय वर्षा कैसे होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। जो भी सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, जो हमारे गाड़ी से निकलते हैं,
धुआं जो निकलते हैं ना, धुआं में मौजूद होते हैं, जितने भी गाड़ी होते हैं, बस ट्रक होते हैं, उससे जो धुआं निकलते हैं उसमें विषैले गैस होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब विषैले गैस चले जाते हैं कहाँ, वायुमंडल में। और वायुमंडल में जो है ये जल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, मिल जाते हैं, और इसी के कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू क्या होता है, 5.6 से कम होता है। अगर वर्षा के पानी का पीएच वैल्यू 5.6 से कम है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाएगा। निम्नांकित में से कौन हाइड्रोनियम आयन है? देखिए ये पिछले साल ही पूछा था, हाइड्रोनियम आयन कौन है? H3O+, H3O-, OH-, OH+। तो H3O+ है ऑप्शन ए करेक्ट है। H3O को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, प्लस वाला, माइनस वाला नहीं, प्लस वाला, याद रखिएगा। आप लोग कंफ्यूजिया जाइएगा नहीं, प्लस माइनस में, प्लस वाले में टिक लगाइएगा। हाइड्रोनियम आयन H3O+। हमारे शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? तो देखिए पीएच, हमारा शरीर जो है पीएच के 7 से 7.8 के परास के बीच काम करता है। मतलब हमारे शरीर का जो पीएच वैल्यू रहना चाहिए वह 7 से 7.8 रहना चाहिए। इससे कम या इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कम या ज्यादा होगा तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। ध्यान रखेंगे पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है। देखिए अभी बताए थे कि किसी विलयन का पीएच वैल्यू अगर 7 से अधिक है तो वह क्षारीय विलयन कहलाता है, क्षारीय विलयन। तो 7 से अधिक वाला देख लीजिए, देखिए वहां है 13। अगर किसी भी विलयन का पीएच वैल्यू अगर 13 है, अगर किसी भी विलयन का पीएच वैल्यू अगर 13 है तो वह क्षारकीय विलयन कहलाएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए लाल लिटमस को नीला कौन करेगा? लाल लिटमस को नीला क्षार करता है, क्षार। तो लाल लिटमस को नीला क्षार करता है, तो क्षार का पीएच वैल्यू 7 से अधिक, तो 7 से अधिक वाला कौन है? 10 है। तो ये 10 हो सकता है, उस विलयन का पीएच वैल्यू 10 हो सकता है। याद रखिए पीएच स्केल से, पीएच वैल्यू से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में डाले जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो समझिए कि पीएच वैल्यू से फिक्स है, ये 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो सिर्फ 3 चीज याद रखिए, अगर 7 से कम है किसी विलयन का पीएच वैल्यू तो वह अम्लीय होगा, 7 है तो उदासीन होगा, अगर 7 से अधिक है विलयन का पीएच वैल्यू तो वह क्षारीय होगा। और अम्लीय विलयन जो है ब्लू लिटमस को, नीला लिटमस को लाल में चेंज करता है, और क्षारीय विलयन किसको? लाल लिटमस को नीला में चेंज करता है, लाल लिटमस को नीला में। याद रखिएगा अम्लीय और क्षारीय में बार बार पूछा जाता है। तो लाल लिटमस को अगर नीला कर दे तो क्षारीय विलयन, और नीला लिटमस को लाल कर दे तो वह अम्लीय विलयन। तो यहां लाल से नीला में चेंज हो रहा है तो अम्लीय विलयन, उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 7 से अधिक। तो 7 से अधिक क्या? 10 होने की संभावना है। निम्नलिखित किस लवण में रवा जल नहीं होता? रवा जल मतलब वो क्या होता है कि क्रिस्टल के रूप में, जैसे मोती सब होता है ना, क्रिस्टल के रूप में जल भी होता है, जल भी मौजूद होता है क्रिस्टल के रूप में। तो नीला होता है बेकिंग सोडा, जिप्सम, धोने वाला सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा जो होता है, ये बेकिंग सोडा खाने वाला जो सोडा होता है, इसमें रवा जल नहीं पाया जाता है। मतलब वाटर जो है, पानी जो है वह क्रिस्टल के रूप में नहीं पाया जाता है। बाद में कि सब में क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में वाटर पाए जाते हैं। लेकिन बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा है उसमें रवा जल नहीं पाए जाते हैं, मतलब जल जो है क्रिस्टल के रूप में नहीं मौजूद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? देखिए आप लोगों को पता करना है कि अम्लीय ऑक्साइड कौन है। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सभी। देखिए अम्लीय ऑक्साइड जो होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही अम्ल का फॉर्मेशन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ मिल जाए, सल्फर डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ मिल जाए, पानी के साथ मिल जाए, तो वह अम्ल बना लेता है, सल्फ्यूरिक अम्ल।
तो अम्लीय ऑक्साइड कौन हुआ? सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखें, सल्फर डाइऑक्साइड इस क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, बफर होगा। देखिए सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन जो होता है ना वो उदासीन होता है। मतलब सोडियम सल्फेट को जल के साथ मिलाइएगा तो उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, इसीलिए इसको उदासीन कहा जाता है। आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में, देखिए आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में OH बढ़ता है, H प्लस बढ़ाता है, लवण बनाता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब ये आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन दिया है तब ये समझिए कि हाइड्रोजन आयन बढ़ता है, तो H प्लस को हाइड्रोजन आयन कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन क्या होता है? बढ़ता है। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन नहीं होता है, आंशिक रूप में होता है, पूर्णतः होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। देखिए जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल जो होता है आंशिक होता है। आंशिक मतलब क्या हुआ कि पूरा नहीं होना, कम मात्रा में होना। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन पाए तो जरूर जाते हैं। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? देखिए अपच का, जब हम लोग को कभी कभी नहीं पचता, देखते होंगे कभी कभी भोज में गए, अब बैठ गए खाने के लिए और उधर से आ रहा है, दे रहा है, लबालब दे रहे हैं और इतना खा लिए कि अब उठिए नहीं पा रहे। और जब घर गए तो पता चला सुबह में कि पेट टाइट हो गया है, ऐसे दबाइएगा तो पेट टाइट हो गया है, तो वह अपच हो जाता है। मतलब फूड नहीं पचा, भोजन नहीं पचा। तो खाइएगा राक्षस की तरह तो कैसे पचेगा? इसीलिए कम खाइए ताकि पच जाए। तो अपच की स्थिति में कौन सा औषधि लेते हैं, कौन सा मेडिसिन लेते हैं? अपच की स्थिति में क्या होता है पता है? अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है हमारे पेट में। अम्ल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाने के कारण, क्योंकि हमारे बॉडी में भी अम्ल पाया जाता है, पेट में अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पूछेगा हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़ जाने के कारण हमारा जो भोजन रहता है वो अम्लीय हो जाता है। अम्लीय के ज्यादा हो जाने के कारण वह जो है उसके कारण हमारे पेट में क्या हो जाता है? दर्द स्टार्ट हो जाता है, पेन होने लगता है। उसको कम करने के लिए, अम्ल को कम करने के लिए क्षार का यूज करते हैं। क्षार का, अगर अम्ल को कम करना है ना, जैसे खेत सब में भी कभी अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी जो है अम्लीय हो जाता है। तो मिट्टी जो अम्लीय हो जाता है, अगर आप अम्लीय हो जाएगा तो उसमें जो है पौधा सब जो है नहीं बढ़ेगा, सूख जाएगा। अब जैसे लगाइएगा, अम्ल की मात्रा ज्यादा है मिट्टी में तो प्लांट सब जो भी होगा, जो भी पेड़ पौधे होंगे वह ग्रोथ नहीं करेंगे, वह नहीं बढ़ेंगे, सूख जाएंगे। इसीलिए मिट्टी को कम करने के लिए, मिट्टी में अम्ल की मात्रा कम करने के लिए क्षार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड चूना छीट देना, चॉक पाउडर छीट देना, उससे क्या हो जाता है कि अम्ल कम हो जाता है। तो कभी भी अम्ल को कम करना है तो क्षार का यूज करना पड़ता है। अम्ल को कम करना है तो क्षार का यूज कीजिए। तो क्षार का जो यूज करते हैं ना, तो वह एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक, एंटाएसिड कहलाता है। एंटाएसिड जो एसिड की मात्रा को कम कर दे, एसिड इंग्लिश वर्ड है ये, एंटाएसिड। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। जो एसिड की मात्रा को शरीर में कम कर दे उसी का यूज हम लोग करते हैं औषधि के रूप में, मेडिसिन के रूप में, तो वह एंटाएसिड होता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? देखिए जल में कुछ कुछ ऐसे भस्म हो जाते हैं जो चीनी की तरह मिल जाते हैं। चीनी को पानी में डाल दीजिए पूरा मिल जाएगा, शरबत बन जाएगा। तो कुछ ऐसे भस्म होते हैं वह चीनी की तरह पूरा मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, तो वह क्षार कहलाते हैं। क्षार ऐसे भस्म जो पानी में पूरा घुल जाए वह क्षार कहलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है ना तो अम्ल बना लेता है। अम्ल जो भी घर में जो है चूल्हा पर जो है पहले जमाने में जो लकड़ी पर खाना सब बनता था तो क्या होता था?
लकड़ी को जलाइएगा तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में चला जाता है। वहां पर वाटर रहता है, वायुमंडल में वाटर की मात्रा होती है, उससे वह क्या हो जाता है? संयोग कर जाता है और कार्बनिक अम्ल बना लेता है। यही अम्ल पाया जाता है किसमें? एसिड रेन में। अम्लीय वर्षा जो होती है, अम्लीय वर्षा, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल। अगर पूछ दे क्वेश्चन बोर्ड में कि अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या लिखिएगा? कार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल का जो फॉर्मेशन होता है, कार्बनिक अम्ल जो बनता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बनता है। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।